What if I tell you that this question can easily be solved using only 4 formulae? Yes, you heard that right. Only 4 formulae can be used to solve this question. But to know these 4 formulae, you have to understand the physics hidden in this question. So stick to the end of the video because this question will cover the whole chapter of system of particles and rotational motion from your class 11th. I want you to pause the video, try this question on your own. If you are able to solve it, then very good. But if you are not, at least try this question 3 times, okay? And then watch the solution. Now as you can see on your screen, I have highlighted few keywords here. देखो क्या है ना कि आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन को रीड करना भी अपने में एक आर्ट है. सो एज यू रीड द क्वेश्चन, ऑलवेज हाईलाइट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ओके, सो दैट यू डोंट मिस दीज कीवर्ड्स इन लेटर सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. ऑलराइट, सो what I will do, I will first explain the physics in this question and then we will deal with the solution. Okay, so देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक हमारे पास कॉइन दिया हुआ है, a thin circular coin of some mass, okay, और इसको पहले एक XY प्लेन में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है. What then happens कि हम क्या है, इसमें एक इम्पल्स अप्लाई कर रहे हैं 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइन. तो अभी क्वेश्चन में कॉइन का जो रेडियस है वो क्या है, 4/3 सेंटीमीटर. तो इट इज ऑब्वियस दैट दिस इम्पल्स इज बीइंग अप्लाइड फ्रॉम सेंटर एट डिस्टेंस r/2. ऑलराइट, नाउ जैसे ही इम्पल्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस कॉइन के सेंटर ऑफ मास को एक वर्टिकल वेलोसिटी मिलेगी z डायरेक्शन में. ऑलराइट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी में जैसे ही आप इंपल्स अप्लाई करते हो तो जो उस रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसको कुछ वेलोसिटी मिलती है. अब जब ये इंपल्स लगा और इसके सेंटर ऑफ मास को एक वेलोसिटी मिली तो यहाँ एक और चीज़ हो रही है. देखो यहाँ पे जो इंपल्स लग रहा है वो 2/3 डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो जो इसका डायमेट्रल एक्सिस है इस कॉइन का, इसके अराउंड जो है कॉइन क्या करना स्टार्ट कर देगा, स्पिन करना स्टार्ट कर देगा लाइक दिस. ओके, ये एक्सपेरिमेंट आप प्रैक्टिकली अपने घर में कर सकते हो. कॉइन लो और आप इसको टॉस करो तो आप देखोगे कि कॉइन जो है पूरा रोटेट करते हुए ऊपर तक जाता है, फिर वापस अपने इनिशियल पोजीशन तक आएगा और पूरे मोशन में वो रोटेट करता ही रहता है. ये नहीं कि टॉप हाईएस्ट पोजीशन पे जाने पे वहां पे वो रोटेट करना बंद कर देगा, नहीं, वो पूरा ऊपर तक जाएगा, रोटेट करते हुए पूरा नीचे आएगा. और यही क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ रोटेशंस हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ रोटेशंस हमें कैलकुलेट करना है. तो हम नंबर ऑफ रोटेशंस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले ये दिमाग में आएगा कि इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करें. तो यहाँ देखो यार, जो भी क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन दिया हुआ है वो क्वेश्चन को ऑलरेडी हिंट दे रहा है हमको सॉल्व करने के लिए. इंपल्स दिया हुआ है, ओके. अब इंपल्स का रिलेशन आप एंगुलर मोमेंटम में कैसे जानते हो, L इक्वल्स वेक्टर L इक्वल्स वेक्टर x क्रॉस वेक्टर p, जहां पे ये जो वेक्टर x है ये पोजीशन है जहां पे आपका इंपल्स अप्लाई हो रहा है. ऑलराइट, सो पहले हम लाइन बाय लाइन समझेंगे. ऑलराइट, तो यहाँ पे पहले एक तो ये वेक्टर प्रोडक्ट मैंने शो किया हुआ, वेक्टर L इक्वल्स वेक्टर x क्रॉस वेक्टर p. वेक्टर x किधर है, वेक्टर x x डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है. यहाँ पे y है, ये आपका z है और ये आपका x है. दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. ओके, सो वेक्टर x क्रॉस वेक्टर p, तो ये आपको वेक्टर प्रोडक्ट आपको क्या देगा, आपको यहाँ पे x डायरेक्शन में आपका एंगुलर मोमेंटम ऐसे आएगा. ओके, ऑलराइट, सो इस डायमेट्रल एक्सिस के अराउंड जो है कॉइन रोटेट ऐसे करता रहेगा लगातार. ऑलराइट, नाउ इंपल्स इंड्यूसेस सेंटर ऑफ मास अ वर्टिकल वेलोसिटी इन प्लस z डायरेक्शन, सो वी कैन राइट p इक्वल्स m इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ऑलराइट, नाउ एंगुलर मोमेंटम अबाउट x एक्सिस, डायमेट्रिक एक्सिस ऑफ कॉइन, सो वी कैन राइट L इक्वल्स x इनटू p. x परपेंडिकुलर, देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस इंपल्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का वो कितना है, x परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r/2. ओके, सो अभी क्या करना है, यहीं पे इसको सॉल्व नहीं करना है. ओके, वैल्यूज पुट करके सॉल्व नहीं करना है, ये सब एकदम लास्ट में करेंगे हम. तो यहाँ पे L इक्वल्स x into p. Now coin rotates about x axis and its center of mass also moves up with velocity vcm. Okay, तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और रोटेशनल मोशन दोनों ही साथ में हो रहे हैं. नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली एज t इक्वल्स ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय g. अब देखो यार, ये कोई सिंपल ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया. ओके, इसको हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम कब यूज करते हैं, जब हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होता है. यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है. जब अब ये कॉइन वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर तक जा रहा है तो इसके अगेंस्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है जो क्या है, ग्रेविटी है. ओके, ग्रेविटी नीचे लगातार एक्ट कर रही है. तो यहाँ पे ये जो t इक्वल टू ट्वाइस ऑफ vcm डिवाइडेड बाय g है, कई सॉल्यूशंस में ऐसे ही रैंडमली दे दिया है, तो हो सकता है आप इस चीज को मिस करते हो. इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको मैं अभी यहीं पे बता देता हूं कि इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ओके, इन दिस केस क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देखो v इक्वल टू u प्लस at होता है. ओके, अब टॉप पोजीशन पे जब कॉइन पूरा अपने हाईएस्ट पोजीशन पे गया है वहां पे v इक्वल टू 0 हो जाएगा. ऑलराइट, और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u इक्वल टू vcm, तो मैंने यहाँ पुट किया हुआ है 0 इक्वल टू vcm माइनस g इंटू t डैश. मान लेते हैं कि ऊपर तक जाने में इसको t डैश लग रहा है, ऊपर तक जाने में, तो यहाँ पे t डैश इक्वल टू vcm डिवाइडेड बाय g हो जाएगा. अब यही चीज जो ऊपर तक जाने में हो रही है, जब ये वापस आएगा तो इसकी जीरो से जो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो गई थी वो वापस इनिशियल पोजीशन तक आते आते ये वापस से vcm अचीव कर लेगा. ओके, सो यहाँ पे हम वापस से यही वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज जब करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल टाइम t इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t डैश, जो हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू vcm डिवाइडेड बाय g. ओके, ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कई लोग गलती से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इसको समझ लेंगे. ओके, ये होता है. ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव कर लिया. नाउ इन n नंबर ऑफ रोटेशंस थीटा टोटल इक्वल टू 2n पाई. ये कैसे हो रहा है, देखो
अभी जब ये कॉइन आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था ऐसे, जब इसको आपने इंपल्स दिया ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट होगा। ओके, तो यहाँ पे वापस देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होना चालू हो गया है। अभी धीरे धीरे ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टोटल एंगल शिफ्ट दोनों ही अलग चीजें हैं। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हर रोटेशन में जीरो ही होगा, लेकिन टोटल एंगल शिफ्ट की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक रोटेशन टोटल कितना होगा, एक रोटेशन में इन वन रोटेशन कितना होगा, 2 पाई होगा। तो ऐसे n रोटेशंस में थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई। ओके, अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जब इंपल्स लगा और जैसे ही कॉइन अपना मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में करना स्टार्ट किया, तो इंपल्स लगने के बाद इस कॉइन के ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। ओके, नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मतलब फ्लाइट स्टार्ट होने के बाद, ओके, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ओमेगा है वो यूनिफॉर्म रहेगा। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज होता है, यूनिफॉर्म रहेगा। सो थीटा टोटल इक्वल टू ओमेगा टी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2n पाई इक्वल टू ओमेगा टी कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे n के लिए फॉर्मूला मॉडिफाई करूंगा। सो n इक्वल टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई, फिर मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे आप x इंटू पी डिवाइडेड बाई आई एक्स इंटू 2 पाई। अब ये सब क्वेश्चन, ये सब फॉर्मूला कैसे है, ये यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, यहाँ पे आई एक्स इंटू ओमेगा इक्वल टू एक्स इंटू पी, तो यहाँ पे ओमेगा हम पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे वी सी एम को हम पी डिवाइडेड बाई एम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एन के लिए एक फाइनल फॉर्मूला मैंने मॉडिफाई किया है, वो ये वाला है। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने कहीं बीच में भी वैल्यूज पुट नहीं की है, और ये आपको नहीं करना है। जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन में बीच में आप जब वैल्यूज पुट करने लग जाओगे, तो फिजिक्स केस में एक्चुअली तो आपको बीच में अप्रोक्सीमेशन करना पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे पाई बाई 2 ये कैंसल आउट हो गया है। ओके, क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम आउट किया गया है कि आपको बीच में करने की जरूरत ना पड़े, और अगर लास्ट में करोगे तो यहाँ जैसे ही आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। आपको कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है, आप इसको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया, ऐसे 10 के पावर्स को मैं ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, और लास्ट में आपको एक सिंपल सा इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है, कहीं भी बीच में आपको वैल्यूज पुट नहीं करना है। एकदम लास्ट में जब आप एक फाइनल फॉर्मूला आप एन के लिए आप यहाँ पे मॉडिफाई कर दोगे, तब आप वैल्यूज पुट करोगे। ओके, सो पी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है पी इक्वल टू रूट पाई बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 न्यूटन सेकंड। यहाँ पे न्यूटन सेकंड में दिया हुआ है। मास का जो है वो किस में दिया हो, 5 ग्राम्स में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम। ओके, आर इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को वापस मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जी हमारा ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो x परपेंडिकुलर है, x परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r बाई 2। ओके, इसको भी मॉडिफाई करना है। जब आप इसको सारे सच्चे कर लोगे, आपको एक सिंपल सा वैल्यू मिल जाएगा n इक्वल टू 30। ओके, अब हमारा सोल्यूशन तो आ गया। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 4 फॉर्मूले यूज हुए हैं। अब लेकिन क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं हम। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि एंगुलर वेलोसिटी विल परसिस्ट थ्रू आउट द मोशन ऑफ द कॉइन इन द एयर। यहाँ पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क, जब ये कॉइन हवा में रहेगा तो उसके ऊपर नहीं लगेगा। यू कैन आस्क कि सर मान लेते हैं कि ये जो ये सेंटर ऑफ मास है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसके अलॉन्ग यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है, तो इसका कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क हमको मिल नहीं रहा है। ओके, लेकिन और मान लो ये जो ये डायमीट्रल एक्सिस है, इसी के अराउंड जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, तो इसके अराउंड हम टॉर्क लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस डायमीट्रल एक्सिस के अराउंड यहाँ पे ये जो आपका मास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो इसी से जा रहा है, तो यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं। आप बोल सकते हो कि सर लेकिन इस रिजिड बॉडी में जो और पार्टिकल्स है उसमें भी तो, उस पर तो लग ही रहा है ना। तो देखो ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे अगर जो mg फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो mg फोर्स लग रहा है इस डिफरेंट पार्टिकल्स 1 2 3 4, इन सब के लिए जब आप करोगे तो ये वापस से क्या होगा, ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। तो यहाँ पे जो हमारा ओमेगा है वो इसी वजह से यूनिफॉर्म रहेगा। ओमेगा जो है हमारा वो इसी वजह से यूनिफॉर्म रहेगा, इसीलिए यहाँ थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है। आप सोल्यूशन तो देख लेते हो, फॉर्मूला यूज किया, आप करो ओके अच्छा ये यूज करके सॉल्व करें, लेकिन यार पहले उसको समझो तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। जब आप इस देखो ये चीजें मिस मत करना है, क्योंकि ये गलती मैंने भी अपने टाइम में की थी, और मैं ये नहीं चाहता कि आपसे वो गलती हो। मैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व करता हूँ, मैं खुद सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, ये नहीं कि मैं सोल्यूशन देख के फिर वापस आपको बस ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जो मुझसे गलती हो रही है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो हमारे टाइम पे हुई थी, और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैं आपको पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, आफ्टर ड्यू रिसर्च। ऑलराइट, तो यहाँ पे वापस से मैंने बताया कि कैसे ये कॉइन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, वो मैंने इस इमेज में शो करने की कोशिश की है। देन आफ्टर आई हैव डन अगेन वेक्टर कैलकुलेशन। आप कहोगे यार सर वेक्टर कैलकुलेशन के पीछे क्यों पड़े रहते हो। देखो यार वेक्टर कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है ना कि जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन में जब ऐसे वेक्टर फॉर्म में जब क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो आसान तो होता है, लेकिन उसको देख के कई लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो वेक्टर पी इक्वल टू एम इंटू वी सी एम वेक्टर। तो यहाँ देखो ये वाला हमारा डायरेक्शन z डायरेक्शन है, ये y है, और ये वाला हमारा x है। ओके, तो यहाँ पे इंपल्स y डायरेक्शन में लग रहा है, आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ये वैलिडेट हो गया। ओके, अब यहाँ dl बाई dt वेक्टर इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल वेक्टर, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टॉर्क। ओके, यहाँ से जब आप इसको मॉडिफाई करोगे तो आपको यहाँ पे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का एक ये फॉर्मूला मिलता है जो मैंने ऊपर अप्लाई किया है। ओके, एक्स परपेंडिकुलर क्रॉस वेक्टर पी, वेक्टर एक्स परपेंडिकुलर क्रॉस वेक्टर पी। अब यहाँ पे वेक्टर एक्स किधर साइड रहेगा, पोजीशन किधर होगा इसका, वो r बाई 2 पे लग रहा है, r बाई 2 जे कैप। ऑलराइट, और यहाँ पे क्रॉस वेक्टर पी का डायरेक्शन किधर है, के कैप में है। तो जे क्रॉस के कितना होता है, देखो जे क्रॉस के कितना होता है, आई कैप होता है। तो यहाँ पे अगेन
जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है, जो ये एंगुलर वेलोसिटी आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो यहाँ पे इसका इधर निकल के आ रहा है एक्स डायरेक्शन में आई कैप, तो ये भी वैलिडेट हो गया। इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। और जैसे यहाँ पे बताया मैंने, दिस पॉइंट विल ऑल्सो हैव वेलोसिटी। देखो एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी में क्या होता है, सारे पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी होगी, राइट। तो यहाँ पे तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो है ही, ये आपको मिल गया किसकी वजह से, इम्पल्स की वजह से। अब यहाँ पे जो, लेकिन ये जो और पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जब रोटेशनल मोशन हो रहा है इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहाँ पे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये सारे पार्टिकल्स के पास भी इनकी खुद की वेलोसिटी होगी, ओके। v1 v2, और v कैसे हम लिखते हैं, वेक्टर v इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जहाँ पे आर जो है वो सारे रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स का पोजीशन है, ओके। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, इस चीज़ को हमेशा अच्छे से समझना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सोल्यूशन अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए हो, यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू मोर JEE एडवांस एंड JEE मेन क्वेश्चन सॉल्यूशंस, ऑलराइट। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।